नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नई दुल्हन का हनीमून ट्रिप कैंसिल। अरे भाभी, इतना सर सवर कर आईने के सामने क्यों खड़ी हो? कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? छोटी ननद अंजू ने गुस्से में पूछा। अंजलि मुस्कुराते बोली, हाँ दीदी, दरअसल आज मैं और आपके भैया मूवी देखने जा रहे हैं। वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। अंजू ने भावे उठाए और थोड़ा बनावटी नाराजगी से बोली, वाह भाभी, अभी तो शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और आप भैया के साथ अकेले-अकेले घूमने निकल पड़ी। मुझे भी साथ नहीं ले जा रही। अंजलि थोड़ा झेपते हुए बोली, दीदी, बात ऐसी नहीं है। दरअसल मूवी के बाद भैया ने डिनर का भी प्लान बनाया है और इस बार हम दोनों थोड़ा अकेले वक्त बिताना चाहते हैं। अगली बार पक्का आपको भी साथ लेकर चलेंगे। अंजलि ने कहा, ठीक है भाभी, इस बार तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अगली बार हमें भूल मत जाइएगा। आकाश जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा, उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, अंजलि, जल्दी करो, हमें निकलना भी है। कमरे के अंदर से अंजलि की आवाज आई, जी बस आ रही हूँ। कुछ ही पलों बाद अंजलि तैयार होकर बाहर आई। वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाभी, जरा ठहरिए। वो अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आप मूवी देखने जा रही हैं और ये कैसी कुर्ती पहन ली है आपने? इतनी फटी हुई कुर्ती में जाएंगी? भैया की इज्जत का थोड़ा ख्याल है या नहीं? अंजलि चौंक गई। उसने नीचे देखा तो सच में उसकी कुर्ती साइड से फटी हुई थी। आकाश तुरंत गुस्से में बोला, ये क्या अंजलि, तुम अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रख सकती? फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और झुंझलाते हुए बोला, एक तो ट्रैफिक की वजह से मैं पहले से ही देर से आया हूँ। अब तुम फिर से तैयार होगी तो हमारी मूवी ही छूट जाएगी। अंजलि घबरा गई। जी बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी कुर्ती बदल कर आती हूँ। वह जल्दी से कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, अलमारी की चाबी मिल नहीं रही थी। उसने इधर-उधर ढूंढा, पर चाबी कहीं नहीं दिखी। ड्रेसिंग टेबल, बैग, तकिए के नीचे, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। बाहर से आकाश की आवाज़ आई, अंजलि, कितना टाइम और लगेगा? जी अभी आई। लेकिन तभी आकाश झुंझलाकर बोला, रहने दो, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। तभी अंजू तुरंत बोली, अरे भैया, टिकट क्यों खराब करते हो? इतने महंगे होते हैं। अगर भाभी नहीं जा पा रही है तो मैं और दीदी चले जाते हैं। आकाश ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में अंजू और उसकी बड़ी बहन मंजू घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल के अंदर दोनों बहनें आराम से सीट पर बैठी थी। हाथ में पॉपकॉर्न का बड़ा डिब्बा था। अंजू हंसते हुए बोली, दीदी, देखा आपने कैसे भाभी को बेवकूफ बना दिया? मंजू भी हंस पड़ी, हाँ, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? भाभी की कुर्ती मैंने ही तो फाड़ी थी और अलमारी की चाबी भी छुपा दिया था। उन्हें हम पर शक भी नहीं हुआ। दोनों बहनें ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अंजू पॉपकॉर्न खाते हुए बोली, अब देखो, हम यहाँ आराम से बैठकर मूवी का मजा ले रहे हैं और भाभी घर पर बैठकर मम्मी पापा की सेवा कर रही होगी। मंजू ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही किया तूने। अभी नई नई शादी हुई और महारानी को बस घूमने फिरने की पड़ी रहती है। कभी मूवी, कभी दोस्तों के घर, और घर के काम हम करें, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अंजू हंसते हुए बोली, हाँ दीदी, जब तक हम हैं, भाभी को इतनी आसानी से मजे करने थोड़ी ना देंगे। दोनों फिर जोर से हंस पड़ी। अगले दिन शाम को ऑफिस जाने से पहले आकाश ने अंजलि से कहा, सुनो अंजलि, आज शाम को हमें मेरे एक खास दोस्त के घर डिनर पर जाना होगा। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा कौन से दोस्त? आकाश बोला, मेरे कॉलेज का बहुत पुराना दोस्त है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। फिर उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, इसलिए इस बार किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक समय पर तैयार रहना और कपड़े भी अच्छे से देख लेना। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझी? अंजलि ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से तैयार रहूंगी। आकाश ने जाते जाते फिर कहा, और हाँ,
इस बार देर मत करना, मुझे अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना है। लेकिन जैसे ही आकाश ऑफिस के लिए निकला, दरवाजे के पास खड़ी अंजू और मंजू एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराई। अंजू धीमे से बोली, लगता है आज फिर कोई नई प्लानिंग करनी पड़ेगी दीदी। मंजू ने शरारती हंसी के साथ कहा, हाँ, क्योंकि अगर भाभी हर जगह भैया के साथ घूमेंगी फिरेंगी तो घर के काम कौन करेगा। दोनों की आंखों में फिर वही शरारत और चालाकी चमकने लगी। शाम होने लगी थी। अंजलि ने अलमारी से लाल रंग की साड़ी निकाली, वही साड़ी जो आकाश को सबसे ज्यादा पसंद थी। लाल साड़ी में वह सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। वह पर्स उठाकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास लीलावती जी की नजर उस पर पड़ गई। लीलावती जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अरे बहू, इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो। अंजलि ने विनम्रता से कहा, मम्मी जी, आज आकाश के दोस्त के घर डिनर है, वह सीधे ऑफिस से वहीं पहुंचेंगे, मैं भी वहीं जा रही हूँ। इतना सुनते ही लीलावती जी अचानक कहराने का नाटक शुरू कर दिया। वह बिस्तर पर बैठते हुए बोली, अरे बहू, जरा इधर तो आओ, मुझे तो आज बहुत कमजोरी लग रही है, उठते भी नहीं बन रहा है, जी घबरा रहा है। अंजलि तुरंत घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लीलावती जी सिर पकड़ते हुए कहने लगी, देख नहीं रही, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जरा मेरे लिए चाय बना दो और सिर में थोड़ा तेल भी लगा देना। फिर उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा, पता नहीं तेरे ससुर जी भी अभी तक नहीं आए और अंजू मंजू भी पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे समय में अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा अकेले। मम्मी जी, आपकी तबीयत तो सच में बहुत खराब लग रही है। ऐसा करती हूँ, मैं आकाश जी को मना कर देती हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। लीलावती जी तुरंत आंखें बंद कर ली, जैसे बहुत तकलीफ में हो। अंजलि जल्दी से रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। जैसे ही वह रसोई में गई, लीलावती जी के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन खुश होकर सोचने लगी, कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने इसे। फिर धीरे से बड़बड़ाई, महारानी को हर रोज घूमना है, कभी मूवी कभी डिनर, और घर का सारा काम मैं और मेरी बेटियां करें। उनकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। ऐसा तो कभी होने ही नहीं दूंगी मैं। तभी कमरे में अंजू और मंजू आ गई। लीलावती जी ने धीमे से कहा, देखा कैसे रुक गई बहू। अंजू हंस पड़ी, मम्मी आप तो कमाल करती हो, भाभी को तो जरा भी शक नहीं हुआ। मंजू भी मुस्कुराते हुए बोली, अभी नई नई शादी हुई है, भाभी को बस घूमने की पड़ी रहती है। सुनो, अब तुम दोनों शॉपिंग के लिए चली जाओ, कहीं बहू को हम पर शक न हो जाए। उधर रसोई में अंजलि चाय बना रही थी। बेचारी अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ घर में एक गहरी साजिश रची जा रही है। बेचारी अंजलि के हाथों की मेहंदी अभी ठीक से फीकी भी नहीं पड़ी थी और सास ननद ने उसके खिलाफ अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी, वह भी सब कुछ पीठ पीछे। उधर शाम को जब आकाश ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा था। उसे लगा था कि आज वह अंजलि के साथ अपने दोस्त के घर जाएगा, पर सब कुछ अचानक बदल गया। वह सीधा अपनी माँ लीलावती जी के कमरे में गया। माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने चिंता से पूछा। लीलावती जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने कमजोर आवाज बनाते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ा सिर दर्द था, अब कुछ ठीक लग रहा है। आकाश ने अंजलि की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ी थी। आकाश ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। अंजलि बस हल्की सी मुस्कुरा दी। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता रहा। देखते ही देखते शादी को 15 दिन हो गए, लेकिन अंजलि एक बार भी घर से बाहर नहीं जा पाई। कभी सास की तबीयत खराब हो जाती तो कभी घर में कोई नया काम निकल आता। आकाश को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अंजलि पूरे दिन घर के कामों में ही उलझी रहती है। एक रात दोनों कमरे में बैठे थे। आकाश ने धीरे से कहा, अंजलि, मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए। इतने दिन हो गए शादी को और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अंजलि बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर ऐसा करते हैं, किसी को भी बिना बताए शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ,
पूरे 1 सप्ताह के लिए चलेंगे, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। दोनों को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था इस घर की दीवारों के भी कान होते और उनकी शिमला जाने की योजना किसी और ने भी सुन ली थी। आकाश और अंजलि को क्या पता था कि उनके कमरे के बाहर 2 जोड़ी कान पहले से ही लगे हुए थे। चाहे छोटी बहन अंजू हो या बड़ी शादीशुदा बहन मंजू, दोनों दरवाजे के पास बिल्कुल छिपकली की तरह चुपचाप खड़ी सब सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि भैया और भाभी 1 हफ्ते के लिए शिमला जाने वाले हैं, दोनों तुरंत अपनी माँ लीलावती जी के कमरे में पहुंचे। मंजू ने कान भरने शुरू कर दिए। देख रही हो माँ, अभी से तुम्हारी बहू मालकिन बनने का सपना देख रही है। तुम्हारी बहू हाथ फिर तुम मलती रहना जब चिड़िया उड़ जाएगी। शिमला, मम्मी 2 दिन बाद भैया और भाभी 1 हफ्ते के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर लीलावती जी के चेहरे का रंग बदल गया। फिर ओठ टेढ़े करते बोले, अच्छा तो ऐसा है, रुको अभी बताती हूँ मैं उन्हें कि इस घर की बहू पहले किचन का काम सीखती है, फिर हनीमून पर जाने के सपने देखती है, आखिरकार मैं उसकी सास हूँ। 2 दिन बाद लीलावती जी आई और बोली, बहू कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? लीलावती जी की आवाज़ सुनकर अंजलि तुरंत मुड़ी। जी मम्मी जी, आज शाम 6 बजे हमें निकलना है शिमला, बस सामान पैक कर रही थी। लीलावती जी ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, वो सब तो हो ही जाएगा, पहले जरा इधर आओ। जी मम्मी जी। लीलावती जी आंगन की ओर इशारा किया और बोली, देखो बो, यहाँ 6-7 गद्दे पड़े हैं, तुम्हारी शादी में मेहमानों के लिए स्टोर रूम से निकलवाए थे। इन सबको छत पर धूप में डाल दो, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती। अंजलि एक पल के लिए खामोश रह गई। गद्दे सच में बहुत भारी थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से झुकी और पहला गद्दा उठाने की कोशिश की। गद्दे का वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने पूरी ताकत लगाई और दोनों हाथों से पकड़कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। सीढ़ियां भी संकरी थी। गद्दे को ऊपर ले जाते समय उसके हाथों में जोर पड़ रहा था। खींचते खींचते अचानक उसकी 2 चूड़ियां टूट गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सांस तेज चलने लगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक-एक करके उसने सारे गद्दे छत पर धूप में फैला दिए। जब आखिरी गद्दा भी ऊपर रख दिया, तो वह वहीं छत पर बैठ गई। उसके हाथ पांव थककर फूल गए थे। कुछ देर तक वह आसमान को निहारती रही। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं शिमला की ठंडी वादियों में आकाश के साथ बाहों में बाहों डालकर घूमूंगी। सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। उसकी आंखों में खुशियों के छोटे छोटे सपने चमक रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे कमरे में बैठी लीलावती जी, अंजू और मंजू अभी भी उसकी खुशियां छीनने के लिए एक और नई चाल चलने की तैयारी कर रही थी। नीचे से लीलावती जी की तेज आवाज गूंज उठी, अरे बहू, क्या छत पर ही बैठी रहोगी? जरा इधर आओ, ये पापड़ और बड़ियां भी धूप में डाल दो। अंजलि ने तुरंत जी मम्मी जी कहा और पापड़ और बड़ियां भी छत पर फैला दी। नीचे आते ही लीलावती जी फिर बोले, और सुनो, अब रसोई में जाकर खाना भी बना लो, तुम्हारे ससुर जी भी आते ही होंगे। फिर सख्त आवाज में बोली, और हाँ, खाने में ज्यादा मिर्च मसाला मत डालना। जी मम्मी जी, अंजलि ने धीरे से कहा। वह जल्दी से हॉल में लगी घड़ी की तरफ देखने लगी। दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो समय है, खाना बनाकर जल्दी से पैकिंग कर लूंगी। बस फिर क्या था, वह राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेजी से रसोई में जुट गई। कभी सब्जी काटना, कभी आटा गूंथना, कभी दाल चढ़ाना। उसके हाथ लगातार चलते रहे। तभी रसोई में अंजू और मंजू आ गई। मंजू बोली, भाभी एक काम और कर देना, मेरे पति के लिए भी खाना बना देना, वो भी आते ही होंगे। दरअसल मुझे आज ही अपने ससुराल जाना पड़ेगा। अब तो आपकी शादी को 15 दिन हो गए हैं और कितना रुकूंगी यहाँ, पर दामाद जी के लिए
शाही पनीर कोफ्ते, छोले भटूरे बनाना और फीका खाना नहीं खाते हैं। पर दीदी इतना सब कुछ अकेले? अरे भाभी, मैं पैकिंग कर रही हूँ, नहीं तो आपकी मदद कर देती। अंजलि चुपचाप खाना बनाने में लग गई। काफ़ी देर बाद जब खाना तैयार हो गया और वह अपने कमरे की ओर पैकिंग करने जाने लगी, तभी फिर से लीलावती जी की आवाज़ गूंज उठी, बहू, बार-बार कमरे में क्या देखने जा रही हो? पहले जल्दी से खाना लगा दो, तेरे ससुर जी और जमाई जी आते ही होंगे। अंजलि डाइनिंग टेबल पर दाल, चावल, रोटी और छोले भटूरे सब सजाने लगी। थोड़ी देर में ससुर जी और मंजू के पति भी आ गए। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी मंजू के पति बोले, भाभी, सलाद नहीं है क्या? अंजलि अपनी थाली छोड़कर फटाफट सलाद काटने चली गई। वह जैसे ही वापस आई और बैठकर एक निवाला मुंह में डालने लगी, तभी मंजू बोली, भाभी, जरा अचार भी ले आओ ना, मेरे पति बिना मिर्ची के अचार के खाना ही नहीं खाते। अंजलि फिर उठ गई, अचार लेकर आई और फिर बैठी रही थी कि मंजू फिर बोले, भाभी, जरा दही की छाछ भी बना दो, आपको तो पता है ना, बिना छाछ के इनके गले में निवाला ही नहीं उतरता। अंजलि फिर उठकर रसोई में चली गई। तभी ससुर जी आलोक जी भी झुंझलाकर बोले, और पानी कहाँ है? कितनी बार कहा है कि खाने की मेज पर पहले से पानी रखा करो, कोई काम ढंग से नहीं करती हो बहू। अंजलि चुपचाप पानी रखने लगी। इतने में सब लोग आराम से खाना खाकर उठ गए। अंजलि अभी भी अपनी थाली के सामने बैठी ही थी। तभी अंजू हंसते बोली, अरे भाभी, आप अभी तक खाना ही खा रही हैं? इतना धीरे धीरे कौन खाता है? देखो, हम सब तो कब के खा चुके। घर के सारे काम अभी भी पड़े हैं। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, जब खाने दिया होता चैन से, तब तो जल्दी खा लेती। लेकिन ये शब्द उसकी जुबान तक आकर भी वापस दिल में ही दबकर रह गए। देखते ही देखते 3 बज गए थे। अंजलि जल्दी से उठी और फिर से अपने कमरे की ओर पैकिंग करने जाने लगी। तभी पीछे से लीलावती जी की तेज आवाज आई, सुन बहू, फिर से कमरे में जा रही हो? अंजलि रुक गई। लीलावती जी ने सख्त लहजे में कहा, घर में दामाद जी बैठे हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो। फिर बोली, पहले रसोई साफ करो और ये सारे बर्तन भी धो दो। उन्होंने सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे घर में झूठे बर्तन ऐसे पड़े नहीं रहते, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। जी मम्मी जी, अंजलि जी ने धीरे से कहा। वह चुपचाप रसोई में खड़ी होकर ढेर सारे बर्तन धोने लगी। साबुन की झाग से उसके हाथ भर गए थे। थकान से उसकी कलाई भी दुखने लगी थी। तभी रसोई के दरवाजे पर मंजू आकर खड़ी हो गई। भाभी, अभी सबके लिए चाय बना दो, और हाँ, इनके लिए 1 कप कोल्ड कॉफ़ी भी बना देना। वो क्या है ना, गर्मी में हम लोग कोल्ड कॉफ़ी ही पीते हैं। फिर आराम से बोली, वैसे मेरी पैकिंग तो हो गई है, बस कॉफ़ी पीकर हम निकल जाएंगे। अंजलि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बर्तन धोती रही और फिर चाय और कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगी। इतने में उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 4:30 बज चुके थे। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अभी तक तो मैं पैकिंग भी पूरी नहीं कर पाई, लेकिन घर में किसी को उसकी परेशानी की जरा भी परवाह नहीं थी। सब लोग आराम से बैठे चाय और कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे और बेचारी अंजलि अभी भी रसोई में भागती दौड़ती काम कर रही थी। इसी बीच आकाश जल्दी जल्दी घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। जैसे उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि अंजलि का सूट केस अभी तक बिस्तर पर खुला पड़ा था। कपड़े इधर उधर बिखरे थे। आकाश का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, अंजलि! रसोई में खड़ी घबरा कर भागती हुई कमरे में आई। आकाश गुस्से में बोला, तुम्हें एक साधारण सी बात भी समझ नहीं आती क्या? 5:30 होने वाले हैं और तुम्हारी अभी तक पैकिंग भी पूरी नहीं हुई। अंजलि हैरान होकर बोली, लेकिन अभी तो 4:30 ही बज रहे हैं ना, मैंने अभी हॉल की घड़ी में देखा था। आकाश ने तेज आवाज में कहा, अभी 5:30 बज चुके हैं। फिर उसने झुंझलाकर कहा, 6 बजे की ट्रेन है हमारी, अब कैसे पहुंचेंगे हम? मैंने कहा था ना, मुझे ऑफिस में जरूरी काम आ गया है। और नाराज होकर बोला, रहने दो, अब हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता।
मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऑफिस से आने में देर हो सकती है आज। तुम्हें पहले से तैयार रखना चाहिए था सब कुछ। अंजलि चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में बेबस आंसू भर आए थे। तभी शोर सुनकर लीलावती जी कमरे में आ गई। उन्होंने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा? फिर बनावटी मासूमियत से बोली, हाल हॉल की घड़ी तो बंद पड़ी थी। टाइम 1 घंटा पीछे बता रही थी। बहू को क्या पता होगा? देखो बेटा, मंजू और दामाद जी का सूटकेस तो तैयार ही है। अगर तुम कहो तो ये टिकट इन्हें ही दे दो। फिर मुस्कुराते बोली, वैसे भी इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं बेचारे। घूमने कहाँ जा पाते हैं। चलो इन्हें भी शिमला जाकर थोड़ा हनीमून जैसा मजा लेने दो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आकाश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। उधर अंजू और मंजू की आंखों में जीत की चमक थी। अंजलि ने कांपते हाथों से शिमला का टिकट मंजू के हाथ में रख दिया और अपने सपनों को वही चुपचाप दफना दिया। लीलावती जी तुरंत बोली, बहू जब तुम जा ही नहीं रही हो तो छत से गद्दे भी नीचे उतार कर ले आओ, शाम हो रही है। उधर मंजूर उसका पति खुशी से चहकते हुए शिमला के लिए जल्दी से निकल पड़े। इधर आकाश का गुस्सा अंजलि पर टूट पड़ा। सिर्फ 15 दिन की शादी पर प्यार की जगह गलत फहमियां भर गई थी। आकाश अब न उससे बात करता न उसकी तरफ दिखता। रात को वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता, जैसे अंजलि उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अंजलि चुपचाप आंसू पीकर अकेलेपन की आग में जलती रही। सुबह आकाश बिना एक शब्द बोले खाना खाकर ऑफिस निकल जाता और इसी तरह पूरा एक हफ्ता बीत गया। शिमला में कोई मौज कर रहा था और यहाँ अंजलि का दिल रोज टूट रहा था। 1 हफ्ते बाद मंजू शिमला से लौटकर आई और लीलावती जी खुशी से मानो फूल कर कुप्पा हो गई हों। आते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू जरा मेरी बेटी मंजू के लिए गरम चाय तो बना दो। और हाँ भाभी, साथ में पनीर के पकौड़े भी बना देना। उधर माँ अपने कमरे में सोफे पर बैठकर शिमला की मस्ती भरी बातें करने लगी। मंजू ने उत्साह से सूटकेस खोला और एक एक सामान निकाल कर दिखाने लगी। वो बोली, देखो माँ, ये शॉल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर हंसकर बोली, और ये सुंदर ड्रेस छोटी बहन अंजू के लिए। अंजू खुशी से बोली, वाह दीदी, कितना सुंदर है। जैसी अंजलि चाय की ट्रे लेकर कमरे में पहुंची, उसके कदम दरवाजे पर ही थिटक गए। लीलावती जी हंसते हुए कह रही थी, देखा मंजू, कैसे मैंने बहू को कामों में उलझाए रखा और उसकी जगह तुझे हनीमून पर भेज दिया। फिर तिरस्कार से बोली, बड़ी आई थी घर का काम छोड़कर मस्ती करने वाली। मंजू जोर से हंस पड़ी और बोली, माँ आपका प्लान तो सुपर था, कमाल का था। तभी अंजू शरारती अंदाज में बोली, और माँ मैंने भी कम चाल नहीं चली। मैंने जानबूझकर हॉल की घड़ी 1 घंटा पीछे कर दिया था। तभी तो भाभी को लगा कि अभी बहुत समय है। अंजू घमंड से बोली, पहले भाभी घर गृहस्थी सीखें, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। दरवाजे पर खड़े अंजलि के हाथ कांपने लगे और चाय की प्यालियाँ खनखनाने लगी। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका शिमला नहीं छूटा था, उससे उसका हक छीन लिया गया था। और बिना डर के दरवाज़ा तेज तेज पीटने लगी। क्या कह रही थी मम्मी जी? मेरा हनीमून की ट्रिप आपने जानबूझकर कैंसिल करवाई ताकि दीदी शिमला घूम सके। मैंने सब कुछ सुन लिया है। लीलावती जी घबरा गई। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मंजू गुस्से से बोली, भाभी आप हमसे जुबान लड़ाएंगी। वह हाथ उठाकर मारने ही वाली थी कि अंजलि ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गूंज उठी, दीदी बहुत सह चुकी हूँ मैं आप लोगों के अत्याचार, अब और नहीं। फिर उसने अंजू की ओर देखकर कहा, और मेरी नई कुर्ती जो फटी थी उसके टुकड़े तुम्हारे कमरे में मिली ताकि मैं आकाश के साथ मूवी न जा सकूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आप लोगों ने मिलकर इतना ड्रामा किया है, मेरा सुख चैन छीन लिया। शोर सुनकर घर के सारे लोग आ गए। आलोक जी सख्त आवाज में बोले, ये क्या हो रहा है बहू? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो कि मोहल्ले वाले तक सुन रहे हैं, झांक रहे हैं हमारे घरों में?
पापा जी, जब से इस घर में आई हूँ, बहू नहीं नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कभी किसी को सलाद चाहिए, कभी किसी को अचार, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी पानी। क्या सबके हाथ टूट गए हैं? कोई खुद से अपना सामान नहीं ले सकता? फिर उसने लीलावती जी को इशारा किया, और ये सब मम्मी जी का प्लान था पापा जी। जानबूझकर मुझे कामों में उलझाया गया ताकि मैं आकाश के साथ हनीमून पर न जा सकूं। आकाश चुप खड़ा था। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। तुम कहते थे ना आकाश कि मैं कोई काम ढंग से नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे जानबूझकर रोका गया। लीलावती जी तुरंत बोले, अरे बेटा, बहू तो नाटक कर रही है। इसे जलन हो रही है कि मंजू शिमला घूम आए। अंजलि गुस्से से बोली, नाटक नहीं, सच है। मैं अभी वो फटी कुर्ती लाकर दिखाती हूँ। फिर उसने सीधे आकाश की आंखों में देखा, और तुम्हारे साथ कहीं घूमने न जाऊं, इसीलिए मम्मी जी हर बार बीमारी का नाटक करती थी। आकाश की आंखों में निराशा उतर आई। वो अपनी माँ से बोला, माँ, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। लीलावती जी बोली, अरे क्या भरोसा, 4 दिन हुए नहीं और बहू को बस घूमना है, फिरना है। पहले घर गृहस्थी सीख ले, घर का काम कौन करेगा? आकाश की आवाज़ भारी हो गई, माँ, बहू आई है, नौकरानी नहीं। फिर उसने अंजलि की ओर देखा और कहा, तुम अभी के अभी सामान पैक करो। सब चौंक गए। आकाश बोला, हम घूमने जाएंगे, और इस बार 1 हफ्ते के लिए नहीं, पूरे 1 महीने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आलोक जी की नजरें शर्म से झुक गई। उन्होंने धीरे से कहा, लीलावती, तुमने अपनी बेटियों के साथ मिलकर बहू के साथ बहुत गलत किया है। उस दिन के बाद आलोक जी ने अपनी पत्नी से बात करना भी बंद कर दिया, और उधर आकाश अपनी पत्नी अंजलि को लेकर घूमने निकल गया। घर में जब अब सिर्फ माँ और बेटियां रह गई थी, पहली बार सारे घर के काम उन्हीं को अकेले करने पड़ रहे थे। आलोक जी ने गुस्से में काम वाली को भी 1 महीने के लिए निकाल दिया था। अंजलि ने चुप रहने के बजाय उन्हें सही सबक सिखा दिया था। वह बार बार व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी मस्ती भरी तस्वीरें भेजती, जैसे दूर बैठी सास ननद से कह रही हो, जिस खुशी को छीनना चाहती थी, वही खुशी आज मेरी सबसे बड़ी जीत बन गई है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।